हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्लेनिम्स में, जिसमें कि आज हम द हिंदू एनालिसिस की 13 जून 2023 के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करेंगे। देखिए क्या क्या करंट अफेयर्स जो है आज इंपॉर्टेंट है। आज काफ़ी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, तो जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैपिंग का जो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं हर बार, आज ओमान को देखना है। ओमान क्या है? ओमान आपकी कहाँ है कंट्री? आपके अरेबियन सी में है। ठीक है, अरेबियन सी में है। और यहाँ पे दो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। और इसकी बॉर्डरिंग की बात की, सबसे पहले कंट्री देखते हैं। कंट्री की बॉर्डरिंग जो है ये है आपकी, मैं आपको पेन चेंज कर देते हैं, ये है। एक तो ये पोर्शन है, ठीक है, और एक यहाँ की पोर्शन है, ये देख सकते हैं। ये वाली पोर्शन जो है वो भी आपका क्या है, ओमान ही है। ठीक है, तो इसकी जो कैपिटल है वो मस्कट है। ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है? बॉर्डरिंग कंट्री आपकी यूएई है। ठीक है, सऊदी अरबिया है और यमन है। ठीक है, ये तीन जो है बॉर्डरिंग कंट्री है। और साथ ही साथ अरेबियन सी के साथ ये बॉर्डर लगाता है। ठीक है, इसकी पोर्ट जो समुद्र एरिया है, जो ओशन एरिया है, वो अरेबियन सी है। और गल्फ़ ऑफ ओमान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ ओमान की कंट्री है, इसलिए गल्फ़ ऑफ ओमान किया जाता है। और ये पर्शियन गल्फ़ को गल्फ़ ऑफ ओमान से जो है कनेक्ट करता है। लेकिन किस से कनेक्ट करता है ये आपको हमें कमेंट सेक्शन पे बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्टेट है वो आपको बताना है हमें। सबसे पहला है न्यू रेगुलेशन लीड टू रिकॉर्ड नंबर ऑफ डिवोटीज इन तिरुपति। देखिए क्या हुआ। सबसे पहले नई रेगुलेशन के आने की वजह से क्या हुआ है, जो रिकॉर्ड है तिरुपति के वो बढ़े हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्या रेगुलेशन आए, क्या रूल्स आए, कोई मतलब नहीं। हमें बस ये जानना है तिरुपति है कहाँ पे। तिरुपति आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ पे किस जो लॉर्ड की जो पूजा की जाती है। ठीक है, और ये किस एरिया में आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, लॉर्ड वेंकटेश्वर की, ठीक है, टेम्पल है। ठीक है, यहाँ सेंट्रम है। ठीक है, जो सिल्वर गेट है, और ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर्स है डिवोटीज़ की, वो क्या हुए, इंक्रीज हुए हैं। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है GS1 का ही आपका जो विपार जो है, जो आपका साइक्लिंग स्टॉर्म आया है वो, उसके बारे में। सबसे पहले साइक्लोन के बारे में जानते हैं। साइक्लोन देखिए ये कहाँ पे बना है, ये अगर आपकी इंडिया है तो यहाँ पे अरेबियन सी में कहीं ना कहीं ये बना हुआ है। ठीक है, साइक्लोन जो है अभी जो दिखा रहा है IMD की तरफ से, वो क्या है, इस तरफ आपको दिखा रहा है। ठीक है, और ये इसकी जो बात की गई है, ये IMD जो इसकी जो आपकी नाम की बात की गई है, नाम किसने रखा है इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन ऑफ साइकिल नेम जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, आपके बांग्लादेश से हुआ है, जिसका मतलब है डिजास्टर। क्या मतलब है? डिजास्टर यानी कि कैलेमिटी, जो बंगाली में नाम है। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसके बाद जो साइक्लोन आने वाला है उसका नाम कौन करेगा? इंडिया करेगा। इंडिया सजेशन देगा, जिसका नाम होगा तेज। ठीक है, बेस्ड ऑन इंडियन सजेशन के नाम इंडिया ने सजेशन दिया है। ठीक है, जो साइक्लोन है वो रोटेशन बेसिस पे होता है। जो नेमिंग है साइक्लोन की वो रोटेशन बेसिस पे होता है, मतलब एक कंट्री देगा, उसके बाद अगला, फिर अगला, फिर इसी तरह से आगे आगे देते चलेंगे। ठीक है, रोटेशन के बेसिस पे। और जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? RSMC और TCWC, यानी कि रीजनल स्पेशलाइज मेट्रोलॉजिकल सेंटर, और जो कि 6 है, और 5 आपके रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर है, जो कि आपकी एडवाइजरी और नेमिंग जो है वो इशू करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखिए जो भी यहाँ पे साइक्लोन आते हैं वो कौन सी साइक्लोन आते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसीलिए यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन की एडवाइजरी और नेमिंग की बात की जा रही है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं IMD का क्या रोल है। IMD का रोल है, ये IMD जो है खुद ही एक 6 RSM में से एक है, मतलब रीजनल स्पेशलाइज मेट्रोलॉजिकल सेंटर में से एक जो है वो IMD है। ठीक है, और साथ ही साथ प्रोवाइड करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और स्टॉर्म सर्च की एडवाइजरी को। किसको? 13 मेंबर कंट्री को, जो कि WMO और इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक पैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो नेमिंग है अथॉरिटी IMD का वो RSMC में न्यू दिल्ली है, जो मैंडेट करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है डेवलपिंग है ओवर कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया ओशियन पे, इंक्लूडिंग बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। ठीक है, यहाँ कंडीशन है। गाइडलाइंस क्या है? जो नेमिंग है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, पॉलिटिक्स से, रिलीजियस से, बिलीफ से, कल्चर से, जेंडर से, और कोई भी ऑफेंस उसमें नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से नाम होना चाहिए। जो अगली साइक्लोन की रिपोर्ट देगा वो कौन देगा? वो आपकी इंडिया देगा, तेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब ये
हुआ क्या है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे अरेबियन सी में ये साइक्लोन आया है, ठीक है, जिसके कारण से एनडीआरएफ और जो 21 टीम जो है एनडीआरएफ की डिप्लॉय किया गया है और 13 टीम एसडीआरएफ की डिप्लॉय किया गया है कोस्टल रीजन पे। और साथ ही साथ लोगों को जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं डिपार्ट करने की बात की जा रही है। और इसका जो ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है सौराष्ट्र की तरफ पड़ने वाला है, ठीक है, तो ये बात की जा रही है। और 14 तारीख तक ये करीब करीब आपके गुजरात और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हिट करेगी, ठीक है। और जब ये अभी जो डायरेक्शन है वो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो चेंज कर रही है 14 जून तक, आफ्टर 14 जून, और ए वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है विथ स्पीड 125 to 135 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सीवियर जो कि हिट करेगा कहाँ पे, सौराष्ट्र, कच्छ एंड पाकिस्तान में जून 15 को, ठीक है। ये इसकी न्यूज़ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। पोषण ऐप, सबसे पहले पोषण अभियान के बारे में जान लेते हैं, फिर पोषण ऐप के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले पोषण अभियान की जो बात की गई, लॉन्च की गई, वो 8 मार्च 2018 को की गई। और इसका जो सेकंड है पोषण 2.0 वो बात की गई कब, 2021 में, ठीक है। सबसे पहले इसका एम क्या था, एम था, देखिए एम रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एम क्या था, इसका जो टारगेट है वो रिड्यूस करना स्टंटिंग को, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन को, यानी कि जो बच्चे हाइट में कम है या फिर अंडर न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, एनीमिया से, एनीमिया में आपके चिल्ड्रेन, वुमेन और एडोलेसेंस गर्ल्स आती है, उनको कहीं ना कहीं कम करना, ठीक है, एनीमिया से मुक्त कराना, रिड्यूस करना लो बर्थ रेट, लो बर्थ रेट, बर्थ वेट 2%, 3%, 2% पर एनएम रिस्पेक्टिवली, इस तरह से रिड्यूस करते हुए जाना है, ठीक है, हर साल, मतलब ऐसे 2018, 19, 20, 21 इस तरह का टारगेट लिया गया था, ठीक है। जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं स्टंटिंग को, जो 0 से 6 ईयर थे उसको कहीं ना कहीं कम किया है, कितने 25% तक लेके आया, 38.4% से 25% 2022 तक, ठीक है। ये प्रीलिम्स में आप लिख सकते हो, सॉरी मेंस में आप लिख सकते हो। पोषण अभियान का एम क्या है, टू इंश्योर करना है कि डिलीवरी हो रहा है, कि सर्विस जो है वो टाइम पे डिलीवरी हो रहा है, और टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ जो बिहेवियरल चेंज है वो लोगों के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको देखना, उसको स्पेसिफाई करना और उसको मॉनिटरिंग करना, ठीक है। और इस अभियान के दौरान स्वस्थ भारत पैरक जो है डिप्लॉय किया गया है हर डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल के साथ, और साथ ही साथ इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और तेज़ी से इस पे काम करेंगे, जिससे कि अभियान जो है पोषण अभियान जो है आगे तेज़ी से आगे बढ़े, ठीक है। स्वस्थ भारत प्रेरक में जो फंक्शन करेगा कैटलिस्ट की तरह, जो ट्रैकिंग करेगा कि इसकी अभियान जो है वो कितनी आगे तक बढ़ी है, ठीक है। क्या है, स्वच्छ भारत प्रेरक, ठीक है। पोषण 2.1 जो गवर्नमेंट लेके आई थी, जो वेरियस प्रोग्राम को मिलाकर एक बनाया गया, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिशन की बात की गई और पोषण अभियान की, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को एक अम्ब्रेला के नीचे लाया गया, यानी कि मिशन पोषण 2.1, ठीक है। यानी कि जो भी न्यूट्रिशन है और पोषण अभियान है दोनों को मर्ज करके एक बनाया गया, जिसमें आपका पोषण 2.1 आया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है वो आपकी की जा रही है, पोषण ऐप हेल्प माइग्रेट वर्कर एक्सेस आंगनवाड़ी सर्विस ड्यूरिंग रीलोकेशन। देखिए क्या हुआ, जो पोषण ऐप है, ऐप है पोषण ऐप, वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा जो माइग्रेट वर्कर है। माइग्रेट मतलब एक जगह पे रह रहे हैं, ए जगह पे वो रह रहे हैं और वो बी जगह पे वो जा रहे हैं, यानी कि एक जगह से अगर वो कोई भी इंसान दूसरी जगह पे डिस्प्लेस होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। वो माइग्रेशन अलग अलग तरह से हो सकती है, डिजास्टर से हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से हो सकती है, या फिर बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए हो सकती है। तो किसी भी तरह से ये जो है आपका माइग्रेशन हो सकता है, ठीक है। माइग्रेशन अलग अलग तरह की हो सकती है, इंटर कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है, इंटर स्टेट भी हो सकती है, और इंटर रीजनल एरिया में भी हो सकती है, या डेली बेसिस पे भी हो सकती है। तो टाइप्स ऑफ माइग्रेटिंग जो चीज़ है वो भी अलग अलग है, ठीक है। अब ये क्या कहा गया है, जो पोषण ऐप है वो कहीं ना कहीं माइग्रेशन वर्कर को हेल्प करेगा, जो आंगनवाड़ी सर्विसेज मिलता है कहाँ पे, जो रिलोकेट हो जाते हैं, मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह गए और उसके कारण से क्या हुआ, उनकी जगह बदलने के कारण से उनको वो आंगनवाड़ी सर्विस जो पहले जगह पे ए जगह पे मिल रही थी अब वो नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं पोषण ऐप के वजह से वो बी जगह पे भी मिलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़ है जहाँ पे, अब यहाँ पे अगर कंटेक्स्ट की बात करें, जो 57,000 जो माइग्रेंट वर्कर है वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं किससे, वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम के साथ, ठीक है। और हर
जिसमें कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रिलोकेट हो रहे हैं अनदर स्टेट में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण से दे रिसीव बेनिफिट गिवन बाय गवर्नमेंट टू चिल्ड्रेन अंडर 6 ईयर एज प्रेग्नेंट एंड लैक्टिक वुमेन। देखिए ये आंगनबाड़ी सुविधा किसको मिलती है, लैक्टिक वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टिक वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन और 6 ईयर के चाइल्ड जो होती है उनको मिलते हैं, ठीक है, 6 ईयर के जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको मिलता है। लेकिन अगर इनको सही तरीके से अगर ये रिलोकेट हो जाएंगे तो क्या होगा, इनको क्या ये सुविधा मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण से ये ऐप बनाया गया जिससे कि इनको बेनिफिशियल जो है अच्छी तरह से मिल जाए। जैसे जब अगर बात की जाए, जब पोषण अभियान 2018 में लॉन्च किया गया था तब 10.6 करोड़ जो है बेनिफिशरी जो है रजिस्टर किए थे, जिसमें 47.6 लाख जो है लैक्टिंग मदर थे, 7.48 जो है प्रेग्नेंट वुमेन थे और बाकी जो बचे वो चिल्ड्रन थे, ठीक है। इसको अगर मैं बात करूँ, जो आंगनबाड़ी वर्कर है उनको प्रोवाइड किया जाता है स्मार्टफोन, जिससे के कारण से जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उससे सर्विस डिलीवरी की जाती है, ठीक है। चलिए ये थी इसकी एनालिसिस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और इससे कुछ रिलेटेड इतना ज़्यादा नहीं है तो आप इसको पढ़ सकते हैं कॉन्टेक्स्ट को भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चाइना कुड हैव मेनी ICBM। ICBM क्या है, ICBM है इंटर कॉन्टिनेंटल बाइलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, मिसाइल की बात की जा रही है, ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बाइलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने वाली जो मिसाइल्स होती है, जो बाइलिस्टिक मिसाइल्स होती है उसको क्या कहते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बाइलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। एक कॉन्टिनेंटल से छोड़ेंगे और वो दूसरे कॉन्टिनेंट में जाएगा, ठीक है। तो उसका कितना स्टॉक पाइलिंग है उसकी रिपोर्ट की बात की जा रही है, और ये रिपोर्ट किसने दिया है, सिप्री ने दिया है, ठीक है। किसने दिया है, सिप्री, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने दिया है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या है सिप्री। देखिए सिप्री जो है फाउंडेड किया गया था 1966 में। कब किया गया था, 1966 में। किसके द्वारा किया गया था, स्वीडिश पार्लियामेंट, यानी कि स्वीडन की ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। इसका ऑब्जेक्ट है कि जो कंडक्ट करना रिसर्च को, ठीक है, जो कि पीस और सिक्योरिटी में, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी में जो इश्यूज़ आती है, या फिर जो आर्म कंट्रोल होती है या डिसआर्मामेंट होती है, जो मतलब डिसआर्मामेंट का मतलब है जो जैसे हथियार है, हथियार आपने बनाया और हथियार बनाने के बाद उसको क्या किया, डिसमेंटल कर रहे हो, तो वो डिसआर्मामेंट। और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मान लीजिए अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहाँ पर जो रिजोल्यूशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या तरीका लगाया जा रहा है, वो सारी चीज़ क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होती है। तो इसको फंडेड कौन करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ग्रांटेड करती है, प्राइवेट डोनेशन मिलता है और प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग मिलती है, ठीक है। यानी कि कोई प्रोजेक्ट अगर करवाएगा कि यहाँ की, मान लीजिए यहाँ की सर्वे करनी है, तो ये क्या करेगा, उससे फंड लेगा, ठीक है। सिप्री जो है अपनी पब्लिकेशन करती है, सिप्री ईयर बुक, ठीक है, जो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव डाटा होती है, एनालिसिस होती है, जिसका यूज बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, ठीक है। और ये किस चीज़ पे किया करता है, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, आर्म ट्रांसफ़र और अदर रिलेवेंट सिक्योरिटी इशू, यानी कि जो भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जितने भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर हुए हैं या जो भी आर्म ट्रांसफ़र हुए हैं या फिर जो भी सिक्योरिटी इशूज़ है, उनके ऊपर क्या बनाता है, ये आपका रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये इसका मेंटेन जो है वो डाटाबेस कौन, एक्सटेंसिव डाटाबेस ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आर्म्स ट्रांसफ़र या अदर रिलेवेंट डाटा जो भी होती है उस चीज़ पे विच फ्रीली अवेलेबल ऑन वेबसाइट, इसके वेबसाइट पे आपको मिल जाती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन जो है कोलैबोरेटर करती है दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ या गवर्नमेंट के साथ, सिविल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसके कारण से पीस और सिक्योरिटी जो है बनी रह सके, ठीक है। और ये जो सिप्री है वो बेस्ड है कहाँ पे, स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम कहाँ पे है, स्वीडन में। स्वीडन की कंट्री आपको देखनी है और बताना है कि इसका बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बट जो ये ग्लोबल रीच और इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं आपकी रिसर्च, एनालिसिस, इन्फॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग और पब्लिक डिबेट में बहुत सारी कंट्री में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब न्यूज़ की। न्यूज़ क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्टॉक पाइलिंग है, स्टॉक पाइल मतलब जो कि एक इकट्ठे करके रखना, ठीक है, न्यूक्लियर वॉरहेड की। सबसे पहले तो अगर बात करें यहाँ पे, पहले अगर 2022 की बात करें तो ये क्या था, 12,512 था, लेकिन इसको कम करके कितना कर दिया गया, 9,576 कर दिया गया, जो कि अभी की बताई जा रही है, ठीक है। देखिए अब अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में अभी कितने स्टॉक पाइलिंग है, 164, जबकि पाकिस्तान में कितना है, 176, जबकि इंडिया में जो लास्ट ईयर था वो कितना था, 160 था, और जबकि पाकिस्तान में कितना था, 165। कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है थोड़ा सा आगे निकल रहा है। वहीं अगर चाइना की बात करें, चाइना की जो
जो ओवरहेड्स है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंक्रीज करे, जिसमें 350 लास्ट ईयर थे, अब जो है इंक्रीज होके 410 हो गए। तो आपको डाटा में इतना जाना नहीं है, बस इसको ध्यान रखना है कि कौन रिलीज़ करता है, क्या किस तरह से और कितनी कंट्रियाँ हैं। ध्यान रख लिए जो न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स है वो कितनी है, 9 कंट्रीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले न्यूज़ की ओर। अगला न्यूज़ है कोविन वैक्सीनेशंस डाटा आउट, गवर्नमेंट डिनाइज ब्रीच। देखिए कोविन जो वैक्सीनेशन डाटा है वो कहीं ना कहीं निकल चुका है, और वो गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि ये ब्रीच होने से मना कर रहा है कि ये ब्रीच नहीं हुआ है, मतलब ये डाटा जो है लीक नहीं हुआ है। ठीक है, और इसके लिए सबसे पहले जांच कमेटी बनाई गई है, जो जांच करेगी वो कौन है, सर्ट इन। ठीक है, इंडिया की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो कहीं ना कहीं इसकी जांच पड़ताल करेगी और इन्वेस्टिगेशन करेगी, और साथ ही साथ इसके इशू को इन्वेस्टिगेट करेगी और सबमिट करेगी इसकी रिपोर्ट को। ठीक है, अगर बात की जाए कोविन ऐप की, कोविन ऐप क्या है, कोविन ऐप उस टाइम पे बनाया गया था जब कोविड की नंबर्स बढ़ रहे थे, और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन जब स्टार्ट हुए तो उसके कारण से जो कोविन ऐप है वो रजिस्टर करता था लोगों के आधार कार्ड से, और उस एरिया को आइडेंटिफाई करता है जहां उन्होंने वैक्सीन लिया था, और वैक्सीन की पूरी डिटेल जो है कोविन ऐप पे आपको मिल जाती है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन सरकार क्या कह, जो विपक्ष है, जो आपके जो इनके लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं जो कोविन ऐप है वो कहीं ना कहीं जो डाटा है वो कहीं ना कहीं लीक कर रहा है। ठीक है, और लीक कर रहा है जिसके कारण से जो राइट टू प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं ब्रीच हो रही है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी कहीं ना कहीं ब्रीच हो रही है। देखिए इससे रिलेटेड और कुछ चीज़ नहीं है, हमें क्या पढ़ना है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें कोविन ऐप, कोविन वैक्सीनेशन डाटा आउट, गवर्नमेंट डिनाइड ब्रीच। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कुछ ऐप्स का नाम लिया गया जैसे आरोग्य सेतु, उमंग ऐप। ठीक है, उमंग का मतलब क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट्स, जो डिप्लॉय किया गया है किसके द्वारा, मिट्टी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा। ठीक है, जो कि ड्राइव करेगा क्या, मोबाइल गवर्नेंस, इंडिया की मोबाइल गवर्नेंस को। ठीक है, जो उमंग जो है प्रोवाइड क्या करता है, सिंगल प्लेटफॉर्म करता है सभी सिटीजन को, जिससे कि ई गवर्नमेंट सर्विस जो है पूरे पैन इंडिया में लागू हो सके। ठीक है, अब अगर दूसरी बात की जाए, सर्ट किस काम करता है, सर्ट इन जो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है इशूज़ में और अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और ये क्या करता है, जो भी लीक हुई है, डाटा ब्रीच हुई है, कहीं ना कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड जो डाटा हैकिंग होती है या कुछ भी चीज़ें इस तरह की होती है, तो उसको कहीं ना कहीं आपका इशूज़ को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करती है। ठीक है, और कोविन ऐप जो है वो कब आया था आपका, इन 2000, अगर बात की जाए इन 2021 में इसको लाया गया था। ठीक है, जब कोविड वैक्सीन की स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम पे। अब बात की जाए जून 2021, हैकर ग्रुप्स नेम्ड डार्क लीक मार्केट क्लेम दैट इट हैड द डाटाबेस अबाउट 15 करोड़ इंडियन हु रजिस्टर्ड देमसेल्फ ऑन कोविन पोर्टल। देखिए जब 2021 की बात की जाए जून में, तो हैकर ग्रुप्स जिसका नाम था डार्क लेक मार्केट ने, उसने क्लेम किया था कि जो डाटाबेस है 15 करोड़ इंडियंस का, वो रजिस्टर्ड अपने आप रजिस्टर किया है कोविन पोर्टल में। ठीक है, जबकि इसको जो हेल्थ मिनिस्टर है उसने हेल्थ अथॉरिटी है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने डिनाई कर दिया था। ठीक है, चलिए ये था इसकी न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, इसमें ध्यान रखने की बात है सर्ट, ठीक है, कोविन ऐप, दूसरी उमंग ऐप, उमंग, और लास्ट NEGD, नेशनल ई गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस डिवीजन, ये याद रखने की जरूरत है आपको इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ है रिटेल इन्फ्लेशन कूल डाउन टू 4.25 इन मई। देखिए क्या हुआ, जो रिटेल इन्फ्लेशन है, देखिए रिटेल इन्फ्लेशन अलग है, WPI अलग है, CPI अलग है, पहले ही कंफर्म कर दूँ। जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसको कहीं ना कहीं डाउन देखा गया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ डाउन देखा गया है, जबकि हम जनवरी 2022 को देखेंगे, उससे आगे की थोड़ी सी देखेंगे तो वो क्या है, इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं पे डिक्रीज होता हुआ, लेकिन फिर भी एक अगर एवरेज देखें हम लोग 6 की एवरेज की लाइन पे रह रहा है। लेकिन अब क्या हुआ है, मई के टाइम पे ये 4.25 यानी रिटेल जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं डाउन हो गया है, 5 से भी नीचे आके, यानी कि 4.5 से भी नीचे आके मतलब एक आइडियल कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, लेकिन इसका असर रिटेल इन्फ्लेशन का असर CPI या WPI पे नहीं पड़ा है। ठीक है, CPI या WPI पे नहीं पड़ा है। ठीक है, अभी भी ये CPI और WPI जो है थोड़ी सी चिंताजनक बात है। ठीक है, अगर हम बात करें फूड इन्फ्लेशन की, लोअर इन अर्बन एरिया में। ठीक है, और जो ईजिंग किया गया है वो कितने पे, 2.43 में, 3.7 जो है एक मंथ पहले था। ठीक है,
और अगर बात की जाए कंपैरिजन रूरल फूड प्राइस की, जो मॉडरेट है, जो लेस, ठीक है, जो मॉडरेट है, ठीक है, कूलिंग है 3.5 से, कहाँ से 3.9 से, ठीक है, ये रूरल एरिया में जो है 3.2 तक आया है, और अगर अर्बन एरिया की बात करें 3.7 से 2.43 तक आया है। और इसमें अगर फूड आइटम की बात करें, वेजिटेबल्स आ गया, एडिबल ऑयल्स आ गया, कंट्रीब्यूट जो है सबसे ज़्यादा कूलिंग इन्फ्लेशन की बात देखी गई है, ठीक है। जो प्राइस फॉलिंग है वो 16% और 18% देखा गया है, किसमें, आपके वेजिटेबल और एडिबल ऑयल में, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन उसी टाइम पे अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए, जो सेरल्स है वो 12.7% तक जा रही है, ठीक है, और पल्सेस की जो है 6.6% जा रही है, मिल्क की जो है 8.91% जो है वो जा रही है, स्पाइसेस की बात की जाए 17.9% जो जा रही है, और ये कहीं ना कहीं कंसर्न की बात है, ठीक है। इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है, इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जो ये इफेक्ट है वो किस वजह से पड़ रहा है, ऑनसेट मानसून की जो लेट है, ठीक है, जो ऑनसेट डिले होना, ठीक है, ऑनसेट मानसून जो मानसून आती है हमारी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, और एल नीनो फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं फूड प्राइस या ओवरऑल इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। जो इन्फ्लेशन है वो एवरेज क्या कह रहा है, 4.6% जो है प्रोजेक्शन किया गया था फर्स्ट क्वार्टर में कि इतने रहेगा, इफ़ जून इन्फ्लेशन 5 इंच अप, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है। अब इन्फ्लेशन में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे CPI और WPI के बारे में, इनके डिफरेंसेस को जान लेते हैं। अगर इनकी बात की जाए, CPI के कहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, आपके कंज्यूमर लेवल पे, एट रिटेल लेवल, कंज्यूमर एट रिटेल लेवल, ठीक है। और लेकिन अगर WPI की बात की जाए, ये एवरेज होलसेल प्राइस को इंडिकेट करता है, और गुड्स सोल्ड इन बल्क, अगर जहाँ पे बल्क में एक साथ, जैसे आप मान लो चीनी खरीदते हो, चीनी 1 किलो खरीदते हो, तो वो आपका CPI में नहीं, WPI में नहीं आएगा, वो CPI में आएगा। लेकिन आप वहीं पे 10 बोरा अगर खरीदते हो तो वो क्या आएगा, WPI में, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में आएगा, क्योंकि आप 10 बोरा खरीद रहे हो, 1 किलो की नहीं खरीद रहे हो, ठीक है। 1 किलो जो आएगा वो आपका रिटेल में आता है, और जो 10 जो बस्ते आएंगे वो आपके WPI में आएंगे। पब्लिश कौन करता है इसकी रिपोर्ट को, पब्लिश करता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड लेबर ब्यूरो के अंडर में आता है। और दूसरा जो WPI जो रिलीज़ करता है, पब्लिश करता है डाटा को, वो कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों चीज़ें, ठीक है। अगर इसकी बेस ईयर की बात की जाए CPI की, तो 2012 की, और इसमें 2011 और 12 दोनों की बात की जाती है, ठीक है, बेस ईयर, इसको ध्यान रखना। और फ्रीक्वेंसी जो पब्लिकेशन है वो मंथली होती है, ठीक है, हर 14 महीने में एक मंथ जो है डिसाइड कर लिया जाता है, मंथली बेसिस पे होती है। और जो इसकी प्राइमरी आर्टिकल जो है फ्यूल पावर वीकली बेसिस पे होती है, ओवरऑल इंडेक्स इन मंथली बेसिस, ठीक है। सोर्सेज क्या क्या है, जो CPI का वेट आर बेस्ड ऑन एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर गैदर इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है। ये क्या किया जाता है, एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है वो इकट्ठा किया जाता है, कहाँ से, कंज्यूमर से एक्सपेंडिचर सर्वे से, ठीक है। जो WPI का है वो वेट किस बेसिस से लिया जाता है, प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से लिया जाता है, ठीक है। मेजर्स किया जाता है कहाँ पे, फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि जितना ट्रांजेक्शन हुआ ये क्या किया जाता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये फाइनल, ये फर्स्ट। प्राइस जो पेड किया जाता है वो कंज्यूमर द्वारा प्राइस किया जाता है, यहाँ डीलर और मैन्युफैक्चरर द्वारा, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स ये याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका फूड का वेटेज जो होता है 39.06 होता है, जबकि इसमें फूड ग्रुप का 20, यानी कि ज़्यादा बेटर क्या है, ये है हमारे लिए CPI जो है ज़्यादा बेटर है, कंज्यूमर प्राइस जो है वो रिटेल इन्फ्लेशन को खाने के लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि इसमें फूड का ग्रुप जो है 40% के लगभग 40% या 39% के बराबर है, ठीक है। अगर सर्विस की बात की जाए, इसमें CPI में हाउसिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर को भी ली जाती है। सर्विस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन WPI, इंपॉर्टेंट है, जो सर्विस है वो इंक्लूडेड नहीं किया जाता है, जबकि सर्विसेज CPI में आपका इंक्लूड किया जाता है। कमोडिटी में एजुकेशन, कम्युनिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब, ठीक है। इसमें मशीन, मिनरल्स, बेसिक मेटल्स, ये सारी इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है, फार्मर ने ब्लॉक किया है NH 44 को, जो कि हरियाणा ओवर सनफ्लावर MSP। देखिए MSP के ऊपर ही इनकी बात है, हमें इन पे नहीं जाना है, हमें बात करनी है MSP क्या है। देखिए गवर्नमेंट जो है MSP प्रोवाइड करता है, परचेसिंग करता है क्रॉप्स को, किससे, फार्मर से, और उसके हिसाब से कम जो बेस्ड ऑन कैलकुलेशन एटलीस्ट 1.5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड बाय द फार्मर। जितना भी फार्मर प्रोड्यूस करता है उसका 1.5 टाइम्स जो है कॉस्ट प्रोडक्शन को इंक्लूड करके, उससे कैलकुलेट करके उनको MSP प्रोवाइड करता है, ठीक है। MSP क्या होता है, मिनिमम प्राइस सपोर्टिंग प्राइस होती है, जो कोई भी क्रॉप जो है गवर्नमेंट अपने हिसाब से गवर्नमेंट जो है उसको खरीदती है, ठीक है, और उसके हिसाब से वो प्राइस देती है, ठीक है। क्रॉप्स जो है वो कौन कौन सी आती है वो थोड़ी देर बाद बात करेंगे। जो द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP जो रिकमेंडेड करता है MSP को
कितने पे, 22 मैंडेटरी क्रॉप्स पे, एंड फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस जो है शुगर केन पे। ध्यान रखिए, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस जो है FRP जो है शुगर केन पे होती है, और जो CAP यानी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस जो है रिकमेंडेड कौन करता है, वो MSP को, ठीक है, जो 22 क्रॉप्स पे लगता है। CACP जो है अटैच ऑफिस है किससे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के, और इसमें 14 क्रॉप जो है खरीफ के हैं, और 6 क्रॉप्स रबी के हैं, और 2 क्रॉप्स आपके कॉमर्शियल क्रॉप्स है। तो 14 6 कितने हो गए, 20 2 22, ठीक है। अगर 22 क्रॉप्स की बात करें, 22 क्रॉप्स में आपके पैडी, बाजरा, ज्वार, मेज, अरहर, रागी, मूंग, ग्राउंड नट, सेल, उड़द, सोयाबीन, नाइजर सीड्स, सनफ्लावर, सीसम, कॉटन, बार्ले, वीट, ग्राम, रिप सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, मसूर, जूट, कोपरा एंड सेफ्लावर, ये सब आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही MSP की बात की जा रही है कि MSP को जो है हरियाणा में सनफ्लावर पे MSP दिया जाए ठीक ठाक, जिसके कारण से तो यही पूरा चीज़ कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आपको इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये MSP आया था इसलिए मैंने इस न्यूज़ को इंक्लूड कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इसरो, नॉर्वे एंड दी वालवार्ड मिशन, ठीक है। ये क्या है, देखिए नॉर्वे ने मिशन जो किया था वो 1997 में प्रेजेंट किया था, यूनिक चैलेंज फॉर इसरो को, रोहिणी रॉकेट से, जो अब तक फ्लोन हो रहा है ओनली इन इंडिया, ठीक है। टिल देन क्या था, इसरो का जो रोहिणी 300 MK2 जो था वो नॉर्वे ने क्या किया था, लिया था, और इसको कंडीशन देख के देखिए, यहाँ की कंडीशन अलग है, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। वहाँ की क्लाइमेट की कंडीशन के हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और लेकिन जब प्रेडिक्ट किया गया था इसकी हाइट की कि इतनी हाइट पे ये उड़ेगी, लेकिन ये कितनी हो पाई, 71 किलोमीटर तक ही राइज कर पाई, ठीक है। अगर हम रोहिणी RH 300 Mark 2 की बात करें, ये रॉकेट लॉन्च करता है स्काई फ्रॉम वालवार्ड, नॉर्वे। ऑपरेशनलाइज न्यू रॉकेट लॉन्चिंग रेंज है, ठीक है। सॉलिड प्रोपेलेंट पावर रॉकेट है, शिफ्ट होती है कहाँ से, इंडिया से, और लॉन्च होती है, ठीक है, कहाँ से, आपके नॉर्वे में, ठीक है। वेयर स्पेशली फ्लोन टू नॉर्वे टू मेक श्योर एवरीथिंग वेंट ऑफ ऑल राइट, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे भेजी तो जाती है, लेकिन नॉर्वे जब इसको टेस्टिंग करता है, यानी कि जब इसको लॉन्च करता है, ठीक है, तो वो लॉन्च करके डिड नॉट अचीव द प्रेडिक्टेड हाइट, जितनी हाइट प्रेडिक्ट किया था उतना हाइट वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि देखिए वहाँ की टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर की इशू पड़ती है कि वहाँ की टेम्परेचर अलग है और यहाँ की टेम्परेचर अलग है। इंडिया की जो है आपकी ट्रॉपिकल रीजन में, वहाँ की जो है आर्कटिक रीजन की तरफ पड़ जाता है, जिसके कारण से टेम्परेचर का बहुत बड़ा इशू पड़ता है, जिसके कारण से जो आपके चैलेंजिंग है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है रोहिणी 300 MK2, ठीक है, जो इंडिया ने किसको दिया था, आपके नॉर्वे को दिया था, ठीक है, अपने मिशन के लिए, ठीक है, जिसके कारण से जो कि अपडेटेड था, अपडेटेड मतलब उसको एडेप्टेड किया गया था उस मौसम के हिसाब से ढलने की, लेकिन वो उतना नहीं कर पाया, ठीक है। बस यही चल रहा है बात, और कुछ नहीं। चलिए अगला, बेटलग्यूज। बेटलग्यूज क्या है, एक ब्राइट रेड जाइंट स्टार्स है जो ब्लोन कर रहा है अपनी लाइफ टाइम, पूरा ब्लोन कर चुका है, मतलब अभी ख़त्म होने वाला है, इसकी बात की जा रही है। देखिए क्या है, जो ब्राइट रेड स्टार है बेटलग्यूज, जिसको हिंदी में नाम अर्द्रा, ठीक है, या तिरुवतिरई इस नाम से जानते हैं, ठीक है, इंडियन एस्ट्रोनॉमी में, जो जो इजीली स्पॉट किया जा सकता है कहाँ पे, आपके कॉन्स्टलेशन ओरियन में, ठीक है, ओरियन कॉन्स्टलेशन जो है वहाँ पे इसको स्पॉट किया जा सकता है। अब बात की क्या जा रही है, बात की जा रही है, रिसर्च किया था जापान और स्विट्ज़रलैंड ने, अभी रिपोर्ट में बताया कि जो इसकी जो कार्बन है, रिपोर्ट क्या है, जो स्टार है इट्स लेट कार्बन बर्निंग स्टेज, मतलब आखिरी स्टेज पे है कार्बन, जो इनका बर्निंग हो रहा है वो आखिरी स्टेज पे है। तो ये क्या होगा, जो मैसिव स्टार्स है जो कि बेटलग्यूज है, वो कहीं ना कहीं कुछ 100 ईयर्स तक ये अभी रहने वाला है, और उसके बाद ये कोलैप्स हो जाएगा, डाइज हो जाएगा, या एक सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ मंथ्स के बाद। और ये क्या पड़ता है, अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में स्लो और अगर ह्यूमन से कंपेयर किया जाए, ह्यूमन की जो कंपैरिजन है वो स्लो या एबनॉर्मल होता है उनके हार्ट बीट, जो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं हार्ट जो है ब्लॉकेज हो रही है, ठीक है। उसी तरह से जो रिसर्च कहता है बेटलग्यूज की, वो क्या ऑब्जर्व करता है, इसकी पल्सेशन को मैच करता है, जो बताया जा रहा है जो लेट कार्बन स्टेज है वो कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहा है जो रेड सुपर जाइंट प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं डेथ की कगार पे है और वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। इसकी अगर रेडियस कैलकुलेट किया गया, लुमिनोसिटी को कैलकुलेट किया गया है, मास
इसको कैलकुलेट किया गया है और डिटरमाइन किया गया है ये जो है लेट स्टेज ऑफ कोर कार्बन बर्निंग, ठीक है। अगर इसके आगे की बात करें, डेथ फोरटोल्ड, जो ज़्यादातर स्टार है जैसे कि सन हो गया, ये क्या करते हैं, सिंपलेस्ट एलिमेंट होती है यूनिवर्स में जो हाइड्रोजन होती है, और ये क्या करते हैं टू प्रोड्यूस हीलियम एंड सम एनर्जी बाय प्रोडक्ट, हीलियम और बाय प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ये एनर्जी क्या करते हैं, आउटवर्ड पुश करते हैं, जिसके कारण से बैलेंस बनी रहती है किसकी, ग्रेविटी को अंदर की तरफ, ठीक है, और जिसके कारण स्टार जो है कोलैप्स जो है कीप द स्टार फ्रॉम कोलैप्सिंग होने से रोकता है, ठीक है। जो मैसिव स्टार है बिटलग्यूज, वो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल जो है ओनली फ्यू करोड़ ईयर, ठीक है, रन आउट चलते हुए आ रहा है एक बहुत साल से, मतलब कम साल से ही, अभी जस्ट फ्यू ईयर एगो से ही, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, स्विच हो जाएगा हीलियम में, हीलियम टू मेक कार्बन, ठीक है। अब ये क्या होगा, स्विच हो जाएगा किसमें, हीलियम को यूज करेगा और जिससे कि कार्बन बनाएगा, ठीक है। जो एनर्जी होगी रिलीज होगी फ्यूजन हीलियम से, वो कम होगी हाइड्रोजन से, ठीक है, जिसके कारण से स्टार जो होगा वो बर्न करेगा ज़्यादा हीलियम को स्टेबल रहने के लिए, और जिसके कारण से वो कोलैप्स नहीं हो सके, ठीक है। लेकिन हीलियम जो है वो 10 लाख ईयर तक क्या हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी टाइम पे रेड जाइंट क्या होगा, बिटलग्यूज बर्न कार्बन को बर्न करेगा, और सिलिकॉन एंड ब्रैकिस कंज्यूमर वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल अंटिल फाइनली द कोर ब्रिंग्स आयरन व्हिच फ्यूजन रिक्वायर्ड मोर एनर्जी रिलीज एंड सम कोबाल्ट एंड निकल। देखिए और भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से लेगा, अपने अंदर से लेगा और वो बर्न करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें बिटलग्यूज हार्ट बीट्स की, अब देखिए इसको कंपैरिजन किससे किया गया, इंडिया के ह्यूमन से। तो लाइक लीड, जैसे कि एक लीड है, जैसे आपका बर्तन है उसके ऊपर एक लीड रखते हो, यानी कि एक ढक्कन रखते हो। वो ढक्कन क्या होता है, जब पानी उबलता है तो कहीं ना कहीं वो ढक्कन को क्या करता है, बाहर की तरफ धकेलता है, ठीक है, स्टीम। तो उसी तरह से ये क्या करते हैं, रेड जाइंट स्टार जो है एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यू टू पीरियोडिक हीटिंग और कूलिंग के कारण से, ठीक है। जो टेम्परेचर है हाइड्रोजन का वो आउटर मोस्ट पार्ट में जो कितना है वो 38 से 4000 केल्विन है। जो न्यूट्रल हाइड्रोजन है कूलर रीजन में वो ऑब्जर्व करता है हीट को, कहाँ से, इंटीरियर से, और जिसके कारण से टेम्परेचर जो है ज़्यादा बढ़ के कितना 7000 केल्विन हो जाता है। जो हर एक हाइड्रोजन है एटम है वो इलेक्ट्रॉन को स्टाइपिंग अवे करता है, और हाइड्रोजन इज आयोनाइज, और हाइड्रोजन क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड हाइड्रोजन क्या होता है, वो क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है, सोक कर लेता है, जिसके कारण से स्टार जो होता है सडनली एक्सपेंड किया जाता है और ज़्यादा फोर्स जो है आउटर की साइड लगता है, ठीक है। जैसे ही हॉट मैसिव एक्सप्लेड, जैसे हॉट मासेस जो है एक्सप्लेड होता है, फैलता है, तो उसके कारण से क्या होता है, जो रीजन है वो क्या हो जाता है, जो बाकी रीजन बचा वो क्या होता है, कूल हो जाता है, जिसके कारण से हाइड्रोजन जो है वो कम फिर क्या करता है, न्यूट्रल हो जाता है और रिकम्बाइन हो जाता है इलेक्ट्रॉन के साथ, जिसके कारण से ये क्या हो जाता है, आपके मतलब श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। और ये हमें दूर से भी दिखते हैं कि ये टिमटिमाते हैं, मतलब एक बार फैल जाना और फिर ये सिकुड़ जाना, यानी कि इसके कारण से ये हमें क्या करते हैं, ब्राइटनिंग दिखाते हैं, ठीक है, डीम एंड ब्राइटनिंग रेगुलर इंटरवल में, ठीक है। बस इतना ही जरूरी है और इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या करना है आपको, इसका नाम याद रखना है, बेटलग्यूज, जो रेड जाइंट स्टार से, ठीक है। और ये क्या होने वाला है, डेथ होने वाली या कोलैप्स होने वाला है सुपरनोवा में, ठीक है। बस ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है, अप्रैल इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रो 4.2%, राइज फ्रॉम 5 मंथ लो। देखिए क्या है, जो अप्रैल का इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो कहीं ना कहीं 4.2% राइज हुआ है। देखिए बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि अभी की अगर बात करें मानसून आया नहीं, तो मानसून के बीच में अगर अप्रैल की बात की जाए बारिश का कुछ हिसाब बना था, जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन क्या हुआ था, कम हुआ था। लेकिन जैसे अब क्या हुआ, गर्मी बढ़ी तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, जिसके कारण से आउटपुट ग्रो जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ा। तो यही चीज़ ये बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक जनरेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेकेंड मंथ इन रो, मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग ग्रू अबाउट 5%, वाइल कंज्यूमर ड्यूरेबल कंटिन्यूस श्रिंक 5th मंथ रो स्लाइडिंग 3.4। यानी कि जो अप्रैल का आउटपुट ग्रो है वो कहीं ना कहीं अभी बढ़ा है, ठीक है, राइजिंग फ्रॉम 5 मंथ लो मार्च से कहीं ना ये क्या था, मार्च तक कहीं ना कहीं लो था, ठीक है। विथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड मंथ इन रो एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग ग्रू 5%, ठीक है। यही चीज़ बता दिया जा रहा है। और इसके बाद अगर इसकी बात करें, इसको रिलीज कौन करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिवाइज करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इंडिया यूएई टारगेट 100 बिलियन ऑफ नॉन ऑयल ट्रेड बाय 2000। इंडिया क्या करेगा, अपनी यूएई से नॉन ऑयल
यूएई से तो मोस्टली ऑयल परचेस करता है, लेकिन ऑयल को छोड़ के बाकी चीज़ों को क्या करेगा, वो परचेस करेगा, उसको कितने तक बढ़ाएगा, 100 बिलियन तक बढ़ाएगा 2030 तक, ठीक है। और ये किस में बात की गई है, जो पहली मीटिंग थी आपकी जॉइंट कमेटी ऑफ इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा के अंडर में इसको बात की गई है, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि एग्रीड करेंगे अपॉन सेटिंग अपॉन सर्टेन सब कमेटी और काउंसिल को बनाने की भी बनाएंगे, ठीक है, जिसके कारण से इनकी जो टारगेट है कितने 2030 तक कितना 100 बिलियन तक पहुंचने की। ये इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि कितना टारगेट लिया है और कब तक लिया है, 2030 तक लिया है, $100 बिलियन का लिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लास्ट आपका आर्टिकल है फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफिशियल टू पिच फॉर रेटिंग अपग्रेड मूडीज़। देखिए रेटिंग जो है, रेटिंग के ऊपर पहले भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या है, मूडीज़ की रेटिंग की बात कर रहा है, यानी कि जो कंपनीज होती है, लिस्टेड कंपनी है, कहीं ना कहीं उनको रेटिंग देती हैं, जिसके कारण से उन रेटिंग से क्या होता है, जो कंपनियां हैं वो इन्वेस्टमेंट करती है, जो बाहर की कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती है। अगर रेटिंग अच्छा होगा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो है वो बेटर होगा। तो जैसे मूडीज़ है, मूडीज़ क्या है, एक रेटिंग कंपनी है, ठीक है। अगर फीस की बात की जाए, SP की बात की जाए एंड मूडीज़ की बात की जाए, लो इन्वेस्टमेंट ग्रेडिंग रेटिंग इन इंडिया, ठीक है। और ये स्टेबल आउटलुक प्रोवाइड करती है कि किस तरह से अगर ये स्टेबल है या नहीं है कोई कंपनी, तो उसके बारे में बताता है, ठीक है। ये क्या है, जो मूडीज़ वगैरह हैं वो क्या है, आपके रेटिंग कंपनी, जो कि रेटिंग प्रोवाइड करते हैं किनको, आपके अलग अलग कंपनियों को, ठीक है, जिसके कारण से उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, जिससे कि लोग क्या कर सकते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज करो मैं हूँ, ठीक है, मैं A पर्सन हूँ, अगर मुझे किसी B प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा, ये छोड़ दीजिए, अब बेटर लीजिए, अगर हम मान लीजिए कोई ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं अमेजोन से, तो वहाँ पे सबसे पहले आप क्या देखते हैं, आप रेटिंग देखते हैं कि इसकी रेटिंग कितनी है। अगर ये रेटिंग 4 पॉइंट या 3 पॉइंट के आसपास है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को क्या करते हैं, परचेस करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी आप जो ये रेटिंग प्रोवाइड करता है, कौन करता है, लोग ही प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ कंपनी बनाई गई है जो इसको रेटिंग प्रोवाइड करता है, और ये रेटिंग के कारण से क्या होता है, लोग जो है इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करके लोग जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। तो ये है आपका एनालिसिस। और ये जो मूडीज़ का जो है वो कौन है, US बेस्ड है, ठीक है, इंडिया बेस्ड नहीं है, US बेस्ड है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए, थैंक यू।